हम बूढ़े हुए हैं, लाचार नहीं। अपने घर के एक कमरे में बीमार पड़ी कुमारी जी शून्य से निहार रही थी। कहने को तो उनकी बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, पर जब मन ही बीमार हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। अम्मा जी, लीजिए ये खिचड़ी खाकर दवाई ले लीजिए। तभी उनके घर काम करने वाली कांता आवाज बाई ने आवाज़ दी। ना रे, भूख नहीं है, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे अम्मा, खाओगी नहीं तो दवा कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। कांताबाई प्यार से बोली। क्या करना है ठीक भी होकर। वैसे भी तन का रोग दवाई से ठीक हो सकता है, पर मन का क्या वो बीमार हो तो कोई इंसान कैसे ठीक रह सकता है। कुमारी जी बोली। अम्मा, एक बात कहें आपको, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं कहने से। कांताबाई बोली। तेरी किसी बात का कभी बुरा माना है मैंने? तू तो मेरे बेटे बहू से भी बढ़कर है, बोल क्या बोलना है। कुमारी जी बोली। अम्मा, तुम्हें भैया जी और भाभी जी के इस कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वो कितने कितने दिन यहाँ झांकने नहीं आते, अपने बच्चों को दादी के पास नहीं आने देते, ना आपको पूरे घर में डोलना उन्हें पसंद है, फिर भी आप उनके प्यार से मरी जा रही हैं। ऐसा क्यों? कुमारी जी का मुंह लगी कांताबाई ने आखिर मन की बात बोल ही दी। तुम्हें पता है, जब तेरे साहब जी यानी तेरे भैया जी के पापा जी इस दुनिया से गए थे, तब तेरे भैया 8 वर्ष के थे। तब मैं कम पढ़ी लिखी थी औरत, जिसमें कभी अकेले बाहर कदम ही नहीं रखा था, उस पर क्या बीती थी। वो तो शुक्र है कि अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ये घर उन्होंने अपने जीवन काल में बनवा लिया था, वरना तो कहाँ जाती मैं। तब मुझे अपने बच्चों के खुद का भविष्य अंधकारमय लग रहा था। मायके में माँ बाप नहीं थे, ससुराल वालों ने मुझे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया, तो बेटे के बाद मुझे क्या सहारा देंगे। इतना बोल कांता जी को हाँफने लगी। लो अम्मा जी, पानी पी लो और चुप हो जाओ। पहले ही तबीयत खराब है और करनी है क्या? कांता जी ने उन्हें पानी पिलाते हुए बोली। ना रे, आज मन की बात बोल लेने दे। मैंने तब खुद को मजबूत बनाकर और आंगनबाड़ी में खाना बनाने की नौकरी पकड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। ये इतना बड़ा घर था, वो इसमें किराए पर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और मेरे राज को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब घर से बाहर निकली तब पता लगा कि एक जवान विधवा का घर में से बाहर निकलना भी आसान नहीं होता। खैर, किसी तरह बच्चे को पाल रही थी, फाका कसी भी करती, जिससे उसकी सब ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ उसके भविष्य के लिए भी जोड़ सकूं। फिर वो बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए शहर चला गया। मुझे उस वक्त कितनी खुशी मिली थी कि अब कुछ सालों के बाद मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसकी शादी तक का ख्याल देखने लगी थी मैं। कुमारी जी इतना बोल अपने आंसू पोंछने लगी। हाँ, इसके बाद तो मुझे पता है, भैया जब पढ़कर नौकरी करने लगे तब उन्होंने साफ बोल दिया वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और आपने भी बेटे की पसंद को अपना लिया। कांता जी, हाँ रे, क्यों ना अपनाती, आखिर कलेजे का टुकड़ा है वो मेरे, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुमारी जी मुस्कुराते हुए बोली। पर क्या उनकी पसंद ने आपको अपनाया? ये कैसे रिश्ते हैं अम्मा जी, जहाँ बेटे माँ का त्याग भूल जाते हैं, बहू सास को फालतू सम्मान का समझ लेती है, और एक माँ मजबूर सी एक कोठरी में अपना मौत की दुआ मांगती है। अम्मा जी, सास भी तो माँ ही होती है ना। मैंने तो अपनी माँ से हमेशा यही सुना है और अपनी सास को माँ का ही दर्जा दिया है। आज भी मेरे घर में सबसे ज़्यादा महत्व मेरी सास को दिया जाता है, ना कि पुराने सामान सा उन्हें अलग थलग डाल दिया जाता है। आप काहे सहती हैं ये सब? कांताबाई हल्के गुस्से में बोली। अपनी औलाद है, वो उससे क्या शिकवा करूं? वैसे भी शिकवा करके क्या फ़ायदा भी किया जब वो खुद मुझे पुराना सामान समझने लगा। कुमारी जी फिर एक बार आंसू पोंछने लगी। अम्मा जी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वो खोखले हो जाते हैं।
उसमें विश्वास नहीं रहता है। तब उसने शिकायत नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अपनी औकात बताई जाती है और अपनी कीमत जताई जाती है। कांताबाई ने कहा। तभी बाहर से कुमारी जी की बहू मेघना की आवाज़ आई तो कांता चली गई। कांता के जाने के बाद कुमारी जी सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं, लगभग 55 साल की ही थी, पर अपनों की बेरुखी ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था उन्हें। अपने अकेलेपन से जूझ रही थी वो। कहने को बेटा बहू 2 पोते थे, पर उनके पास आ बैठने की फुर्सत किसी को नहीं थी। इस बीमारी में ही एक कांता थी जो उन्हें उनकी सेवा करती थी। बेटे की नौकरी मिलने ही उसने आंगनबाड़ी की नौकरी भी छुड़वा दी वो थी, वरना वहीं मन लगा रहता। तब उन्होंने भी खुशी खुशी छोड़ दी नौकरी की। अब बेटा बहू के बच्चों को खिलाऊंगी। पर बहू मेघना को उसका घर भर में घूमना भी पसंद नहीं था, तो वो एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। अपने अतीत और वर्तमान में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। अरे तू मालकिन है इस घर की, इसका पत्ता भी तेरी रजामंदी से के बिना नहीं हिल सकता। नींद में उन्हें पति राकेश जी की आवाज़ सुनाई दी, जो वो अक्सर कुमारी जी से कहते थे। देखिए, इस घर में सब मेरी मर्जी के बिना हो रहा है। मैं तो इनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। अब कुमारी जी बुदबुदाई। कुमारी कांता ठीक कहती है। जब कोई तुम्हारा महत्व ना समझे तो उन्हें बताया जाता है। यूँ खुद को मन ही मन भुलाया नहीं जाता। राकेश जी बोले। पर उन्होंने अपने बच्चों को कैसे कोई महत्व समझाए? उन्हें तो खुद पता होना चाहिए ना। कुमारी जी बेबसी से बोली। जब रिश्तों में खोखलापन आ जाता है और औलाद माँ बाप की कीमत नहीं समझती, ऐसे में माँ बाप का फर्ज होता है अपने भटके हुए बच्चों को सही राह पर दिखाना। फिर चाहे उन्हें साम दंड भेद नीति किसी भी तरीके से अपने बच्चों को सही राह दिखानी चाहिए। राकेश जी बोले। तभी बाहर से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। कुमारी जी की नींद खुल गई और उन्होंने आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा, पर वो जिसे ढूंढ रही थी वो तो वहाँ थे ही नहीं। कुमारी जी ने एक बदलाव सा आया और तब वो वक्त पर खाना दवा लेने लगी और कुछ दिनों बाद ठीक हो गई। हालांकि शरीर में कमजोरी थी, पर इतनी ही नहीं कि चल फिर ना सके। माँ, आप बाहर क्यों आई हो? कुछ चाहिए था तो कांता को बोल देती, और मेघना देखेगी तो गुस्सा होगी। कुमारी जी अपने कमरे से उठकर बैठक में आकर बैठ गई तो उनके बेटे राज ने कहा, क्यों गुस्सा होगी? और वो किस हक से होगी? मेरा घर है, मैं चाहूँ जहाँ जाऊँ जहाँ आऊँ। वो कौन होती है मुझे रोकने वाली? कुमारी जी सहमे की जगह लापरवाही से बोली और टीवी चला दी। ये टीवी किसने चलाया इस समय? तभी मेघना अपने कमरे से बोली, मैंने चलाया है, इस घर की मालकिन ने। तुम्हें कोई ऐतराज है? कुमारी जी जोर से बोली। उसकी आवाज़ सुन मेघना गुस्से में बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर में मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आप अपने कमरे में जाइए। मेघना बोली, नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, तुम अपनी दोस्त को अपने कमरे में बैठा लेना। कुमारी जी बिना बहू की तरफ देखे हुए बोली। राज और मेघना दोनों हैरान थे। डरी सहमी सी रहने वाली माँ आज अपने इतने आत्मविश्वास से कैसे बात कर रही है? तुम कुछ नहीं बोलोगे अपनी माँ को? मेघना पति की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। माँ, आप अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं आपने, मेघना के दोस्त आने वाले हैं। राज पत्नी के आगे बेबस होकर माँ से बोला, बेटा, तू भले अपनी बीवी का गुलाम है, पर ये मत भूलने कि ये घर मेरे नाम है और मैंने आज ही वकील को बुलाया है। कुमारी जी टीवी बंद कर बेटे के पास आकर बोली, वकील को? पर क्यों? मेघना और राज दोनों चौंक कर बोले। अपनी वसीयत करने के लिए। कुमारी जी वापस सोफे में बैठती हुई बोली, वसीयत पर क्यों? इतना आपका इकलौता बेटा होने के नाते सब पर मेरा अधिकार है। राज एकदम से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा पर कर्तव्य नहीं। उसका क्या? कुमारी जी बोली, हाँ तो हम कर्तव्य भी तो निभा रहे हैं ना माँ। इस बार मेघना बोली, हाँ माँ को एक कोठरी में पटक देना
वो भी घर की नौकरानी के भरोसे। उसकी बीमारी पर भी उसके कमरे में झांक कर न देखना कि वो जिंदा है या मर गई। उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो कि माँ कोई कोढ़ की बीमारी हो। अगर यही फर्ज निभाना है तो ये तो अकेले रहकर भी कर सकती हूँ। इसलिए मेरे निश्चय किया है कि घर को किराए में देने का तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान रख लो। मैं एक कमरा अपने लिए रखकर और बाकी हिस्सा किराए में दे रही हूँ, जिससे मेरे खर्च निकल सके और तुम्हें तुम्हारे फर्ज से मुक्ति मिल सके। कुमारी जी ने इतना बोलते ही राज और मेघना ने के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। दोनों तेजी से माँ के पास आए कर बैठ गए और उस माँ के पास जिसे बात किए भी उन्हें जितने जाने कितने दिन हो गए थे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप उस कोठरी में हम कैसे रह सकते हैं? और आपको तो पता है कि आपका बेटा एक अच्छी कंपनी में है, उससे मिलने वाले आते रहते हैं, बाकी बहू की सहेलियां आती हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आप ये भी तो सोचिए। और फिर आपने पोते की पढ़ाई लिखाई। राज माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वाह बेटा, जब माँ वहाँ रह सकती है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अब खुद के रहने पड़ेगा तो हवा खराब हो गई है तुम्हारी। और कौन से पोते जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? मैंने निश्चय कर लिया बस ये घर किराए पर देने का और मेरे बाद इस घर को अनाथ आश्रम में दान करने का, जिसकी देखभाल कांता करेगी। कुमारी जी ने कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो। सच में हम स्वार्थी में अंधे हो गए थे और इस घर की मालकिन और अपनी माँ का ही अपमान कर बैठे। हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। मेघना हाथ जोड़ते हुए बोली, सच में रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं। आज जब घर हाथ से जाता दिख रहा है तो उन्हें उस माँ के आगे हाथ जोड़ने में भी गुजेर नहीं की, जिससे उन्हें बात करना अभी तक गवारा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो सिर्फ कहने को, वरना तुमने बच्चे होने का कोई फ़र्ज नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं किया, ना ही माना। तो उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। मैं तुम्हारे वाले कमरे, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूंगी। बाकी बचे 2 कमरे तुम लोगों के लिए हैं। और हाँ, वो मेरी कोठरी भी ले लेना। ऊपर के दोनों मंजिलें अब मैं किराए पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। अगर तुम्हारी तरफ से जरा सी भी उपेक्षा मिली तो मेरा फैसला लेने में एक पल भी नहीं करूंगी। चलो अब ऊपर से अपना सारा सामान हटा लो, कुमारी जी ने कहा। पर माँ, केवल 2 कमरे, मेघना बोली। हाँ, तो एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बच्चों का, फिर ये बैठक भी तो है। अगर मंजूर नहीं तो तुम किराए का घर देख सकती हो, कुमारी जी ने सख्ती से कहा। उतने में हालांकि वो मन ही मन तड़प रही थी, अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करती, पर अब अपना महत्व दिखाने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था उन बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में ही रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को सही कर लेंगे, राज एकदम से बोला। अगले 3 दिनों में ही कुमारी जी ने ऊपर के दोनों मंजिले किराए पर दे दिए। साथ ही अपनी वसीयत भी बना दी, जिसमें घर का 80% हिस्सा उन्होंने अपने दोनों पोतों को दिया, बाकी का 20% कांता को, क्योंकि इतने सालों निस्वार्थ सेवा तो उसी ने की थी। बेटा बहू तो अभी भी स्वार्थवश उनकी सेवा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने वसीयत की भनक अभी अपने बेटा बहू को नहीं लगने दी थी। बेटे बहू तो अपनी अलग दुनिया में थे। दोस्तों, जब बच्चे अपने माता पिता का ध्यान ना रखे तो माता पिता का फर्ज है ऐसे खोखले रिश्तों को अपनी औकात याद दिला दे और उन्हें अपना महत्व बताएं कि भले हम बूढ़े हो गए हैं पर लाचार नहीं हैं। क्या आप कुमारी जी के इस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? उन्होंने ये सही किया या गलत? माँ बाप भी मजबूर होते हैं, जब बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं तो उनको भी कठोर बनना पड़ता है, और ऐसे बेटे को साथ ऐसा ही करना चाहिए।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।